स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अमृत शुक्ला ओनली यूपीएससी भी आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, पढ़ाई भी साथ में कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी आप शुरू कर दीजिए और हम भी थोड़ा अपना जल्दी से कोशिश करेंगे सिलेबस को कवर करवाने की। हालांकि 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए आपको ये जो क्लास है थोड़ी सी छोटी मिलेगी। इस क्लास में आप पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आप हमारी वेबसाइट www.onlyupsc जरूर जाया कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारी क्लास आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे PDF पढ़े हुए जो आपके बहुत काम के हैं, उसको पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के भी अपडेट वहाँ पर हम देते रहते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज है और दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आइए आज पढ़ लेते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो संविधान में वर्णन है वो अनुच्छेद 148 में है। सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका 148 है। ये पहले ही जो है शुरुआत में मैंने लिख दिया है। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार परीक्षाओं में है, खासकर जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं या छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ग्रुप डी ग्रुप सी के, वहाँ पर सीधे सीधे सवाल आते हैं। इससे आगे देख लेते हैं। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या जब आप कोई निबंध लिख रहे हों और आपको कुछ कोट करना हो तो उसके लिए इसको इसलिए मैंने लिख दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो ये जो महालेखा परीक्षक है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ये कहना किसका था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और ये बात उन्होंने कब कही थी? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हो रही थी, हर बात पे चर्चा हो रही थी, तो उस समय अंबेडकर जी ने कहा था कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ऐसा क्यों कहा? इसकी वजह यह है कि भारत के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों का जो व्यय है, उस पूरे आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा का जो परीक्षण का काम है कि कहाँ पर कितना पैसा गया, कितना आया, इन सारे चीज़ों की परीक्षण कौन करता है? यही लेखाधिकारी करता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और शायद इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण पद इसको करार दिया। अब इसके नियुक्ति एवं कार्यकाल की बात कर लेते हैं। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एवं शपथ भी दिलाता है। यानी कि जो ये होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा सवाल आपका कहाँ से बन जाएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये 3 सवाल आप यहाँ से बन गए। इसी तरीके से सवाल बीच बीच में आते जाते हैं। देखिए लेक्चर में हर जगह पर ये बोलना मुश्किल है कि सवाल यहाँ से बनेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद रहता है मैं बोल देता हूँ। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे स्टेटमेंट मैं लिख करके यहाँ पर लाता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। तो आप इसको लाइक जरूर चेक कीजिए। आगे देखते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो, इसका मतलब ये हुआ कि अपने कार्यकाल के दौरान, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये है जिसको लेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया और आज उसकी उम्र जो है 64 वर्ष है, तो ये मात्र 2 वर्ष तक रह पाएंगे अपने पद पर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भी है जिसको लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और इसकी वर्तमान आयु 59 वर्ष है, तो ये 65 वर्ष तक यानी कि अपने 6 वर्ष तक कार्यकाल के जो है अपने पद पर रह सकता है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब क्या होता है। इन दोनों में जो उसका पूरा हो पहले, उस आधार पर ये जो 6 वर्ष होता है इसके कार्यकाल का होता है, और ये उसका जो डेट ऑफ बर्थ से उसका उम्र चला आ रहा है वो होता है। तो दोनों में जो पहले पूरा हो जाएगा उस कार्यकाल में उसको अपना पद छोड़ना होता है। आगे देखते हैं। यह जब चाहे अपना पद त्याग सकता है। इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के जज के हटाने की प्रक्रिया जैसी है।
यानी कि इसको जो हटाने की प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया के जैसी है। जब मैंने आपको उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था तो वहां पर मैंने उसको हटाने की प्रक्रिया बताया था। उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है कि संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास किसी संकल्प के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। यानी कि इनको हटाने के लिए संसद के दोनों अलग अलग सदनों से विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से इनको एक जो है प्रस्ताव पास करना होता है, उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है। अब इनकी स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है कि इससे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान है। यानी कि जो कैग होगा उसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान है। इसका मतलब ये कि अपने काम के दौरान वो किसी के दबाव में ना आए। अब चूंकि सरकारी धन खर्च हो रहा है तो ये किसके माध्यम से होगा? अधिकारियों के माध्यम से होगा, मंत्रियों के माध्यम से होगा। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सरकार में होते हैं और ये काफी पावरफुल होते हैं। तो अगर कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दी जाएगी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को तो वो दबाव में काम करेगा और सही परीक्षण नहीं कर पाएगा। इसीलिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि कार्यकाल की सुरक्षा इन्हें प्रदान की जाए। तो इससे केवल संवैधानिक तरीके से हटाया जा सकता है। यानी कि इनको हटाना, ऐसा नहीं कि इनको हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है और उसके लिए मजबूत तथ्य होने चाहिए तभी हटाया जा सकता है। किसी के मंत्री महोदय या किसी अधिकारी के नाराज होने से इनको नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा यह है, यह अपना पद छोड़ने के बाद भारत के किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। यह भी पारदर्शिता के लिए और इनकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, क्योंकि ये चूंकि आगे से कोई इनसे डील ना करे या ये किसी से डील ना करें, ये मुख्य रूप से स्वतंत्र हों अपने सिर्फ इसी काम को करने के लिए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि ये अपने इस कार्यकाल के बाद में चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो, किसी भी पद को ये धारण नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि कोई मंत्री महोदय इनका वेतन नहीं काट सकता है, कोई अधिकारी, कोई सचिव इनका वेतन नहीं काट सकता है। यह भी क्या है, इनके लिए स्वतंत्रता है कि ये अपने मन से काम करेंगे और सारे परीक्षण को सुचारू रूप से, सही रूप से करेंगे। इनके वेतन को कोई नहीं काट सकता, इनको कोई हटा नहीं सकता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं इनको इसलिए दी गई हैं ताकि ये स्वच्छंद रूप से, ईमानदारी से काम कर सकें। अब इनकी कर्तव्य एवं शक्तियों की बात कर लेते हैं। बीच में आपको जानकारी दे दूं कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक साथ नहीं हो पाया क्योंकि पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो रही और मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझेंगे और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। हम 2 क्लास में कवर कर लेंगे। करना ही क्या है, 2 क्लास में कर लेंगे। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, पूरा मेहनत मुझे को करना पड़ता है, घर पर हूँ और यहीं से आपको क्लासेस दे रहा हूँ। आगे देखते हैं, कर्तव्य एवं शक्तियां। संविधान का अनुच्छेद 149 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इसको ध्यान से आप फिर से एक बार सुन लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 149 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। यानी कि काम किसको दिया गया? अनुच्छेद 149 के तहत ये काम संसद को दिया गया कि वह निर्धारित करे कि वो किस प्रकार काम करेगा, क्या काम करेगा। ये जो है निर्धारित करने का काम किसका है? संसद का है। संसद नियम बना करके उसको निर्धारित करवाए। आगे देखते हैं, इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार ने लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित भी किया। 1971 में एक अधिनियम आया और उस अधिनियम के द्वारा महालेखा परीक्षक की जो रूपरेखा है, यानी कि उनके कर्तव्य, उनके कार्य, उनकी सेवा शर्तें, ये सब निर्धारित की गई। आगे देखते हैं, संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य ये निम्नलिखित हैं। आगे इसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं। यह भारत की संचित निधि एवं सभी राज्यों की संचित निधि से व्यय लेखाओं की परीक्षा करता है। परीक्षा मतलब
जांच करता है, पता लगाता है कि जितना बजट गया, जितना पैसा गया वो कहाँ पर लगा और जो नहीं लगा वो कहाँ पर गया, यानी कि वो पूरा ब्यौरे का जांच करता है। ठीक है, तो संचित निधि से जितना धन निकलता है, संचित निधि कौन सी निधि होती है? ये ऐसी निधि होती है जिससे धन के बहिर्गमन पर संसद में कोई मतदान नहीं होता है। आगे देखते हैं। यह भारत के सभी सरकारों की लोक लेखा एवं आकस्मिकता निधि के व्यय का लेखा परीक्षण करता है। यानी कि संचित निधि के साथ साथ ये लोक लेखा एवं आकस्मिकता निधि के व्यय का भी लेखा परीक्षण करता है। आगे देखते हैं। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है। तो ये अभी इसमें केवल 3 नहीं है, इनके काम और कर्तव्य और ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पीडीएफ तैयार ना होने की वजह से ये क्लास छोटी रहने वाली है। ये अभी पीडीएफ पूरा तैयार नहीं हो पाया है। जितना तैयार हुआ था मैंने आपको दे दिया। मैं चाहता हूँ कि आपका कोई दिन बिना पढ़े ना खाली जाए, इसलिए मैंने ये आपको दे दिया, नहीं तो मैं गायब भी कर सकता था। बस ये है कि आप तक लगातार हम पहुंचना चाहते हैं, कोई भी दिन मिस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आपका बिल्कुल समय ना खराब हो, चाहे आपको 10 या 12 मिनट का ही क्लास मिले, लेकिन आपकी पढ़ाई जारी रहे, चलती रहे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। जहाँ पर आपको लगे कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे PDF को अपने वेबसाइट जो है वहाँ पर उपलब्ध करवा दूँ और आपको आसानी से मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही हो पाएगा क्योंकि PDF अभी तैयार नहीं है। इसको मैंने बताया था कि मैं 2 पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा, तो दूसरे पार्ट में ये पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा जो वादा किया है पूरा GS फ्री में पढ़ाऊंगा, पूरी तैयारी फ्री में कराऊंगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और आप शायद अब आपको हमारी बात सही लगने भी लगी हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी मैं घर पर हूँ और बहुत कम संसाधन होने के बावजूद भी आपको लगातार किसी भी तरीके से करके पढ़ा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ये बात आप मान लीजिए। एक भी पैसा आपसे नहीं लूँगा, आज भी कह रहा हूँ, यही बात पहले भी कह रहा था। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए और हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा अगर आप प्रतिफल देना चाहते हैं या गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।